नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सौंफ की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। मुर्गियों को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। मसाले की खेती में सौंफ का अपना अलग ही स्थान है। स्वाद के लिए इसे विभिन्न पकवानों में तो डाला ही जाता है, साथ ही खाना खाने के बाद इसे कच्चा खाने का चलन भी खूब है। सौंफ का उपयोग सब्जियों में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। सौंफ की औषधीय विशेषताएं भी बेहद है। सौंफ के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इस कारण बाजार में सौंफ की साल भर मांग रहती है और इसी मांग के चलते किसानों को सौंफ की फसल से अच्छी आय भी मिलती है। तो इस लाभ को देखते हुए जो किसान सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से करें इसकी खेती, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान है। ये अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इसका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसके औषधीय महत्व की बात करें तो इसे कई रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी रूप में सेवन शरीर के लिए लाभकारी साबित होता है। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु। सौंफ की अच्छी उपज के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु उत्तम रहती है। रबी मौसम इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि। सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलता पूर्वक किया जा सकता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सौंफ की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जो इस प्रकार से है: RF 101, RF 125, RF 143, RF 105, PF 35, गुजरात सौंफ 1, गुजरात सौंफ 2, गुजरात सौंफ 11, CO 11। हिसार स्वरूप किसान इसमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद सुविधा के अनुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए, जिससे बुआई या रोपाई करना आसान हो जाता है। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। इससे खर्चा घटता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। सौंफ की खेती के लिए 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 65 किलोग्राम और यूरिया 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज दर। सौंफ की खेती के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है नर्सरी तैयार करके, जिसमें बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जो 45 से 55 दिनों में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई सौंफ की बुआई सीधे मुख्य खेत में करते हैं। इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है।
सौंफ की बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई का समय। सौंफ लंबी अवधि की फसल है, इसे रबी मौसम की शुरुआत में बुआई कर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। सौंफ की सीधे खेत में या पौधशाला में पौधा तैयार कर रोपण किया जा सकता है और 45 से 60 दिन पश्चात पौधारोपण किया जाता है। लाइनों में रुपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से किसान सौंफ की आसानी से बुआई या रोपाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। सौंफ की बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई द्वारा पहली 30 और दूसरी 45 से 50 दिनों पर और इसके बाद आवश्यकता के अनुसार करके खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई। सौंफ की फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। ड्रिप पद्धति से पानी कम लगता है और सिंचाई करना काफी आसान हो जाता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। सौंफ की कटाई। सौंफ के अम्बेल जब पूरी तरह विकसित होकर पककर सूख जाए तभी गुच्छों की कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद से 1-2 दिन धूप में सुखाना चाहिए। हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए, जिससे इसमें अनावश्यक नमी निकल जाए और सौंफ की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, जिसे बेचकर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है मुर्गी पालन, जिसे किसान कम पूंजी, समय और थोड़ी सी मेहनत और जगह में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप इस व्यवसाय को तभी सफल बना सकते हैं जब आप मुर्गियों का रखरखाव अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर पोल्ट्री फार्मों में रोगों का फैलाव हो जाता है तो इससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए आप मुर्गियों को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करवाएं, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। वर्तमान में अभी बढ़िया सीजन प्रारंभ होने वाला है, अंडों की बहुत मांग अभी होगी, तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है कि बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी भी बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपकी बीमारी मुर्गियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो इनके इलाज में जो अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुर्गियों में जो 1 दिन की उम्र में जो हैचरी से जब बच्चा निकलता है तो मैरेक्स डिसीज नामक एक वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आप बाजार से चूजा खरीद रहे हैं तो आपको वो हैचरी से प्रजनक जो संस्थाएं हैं वो आपको लगा कर देंगी। जो अगला वैक्सीन लगेगा वो लगेगा रानीखेत का। रानीखेत के B1 स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके देने की उम्र 5 से 7 दिन की उम्र है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो आँख या नाक उनमें 1-1 बूंद आप दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर आपको 14 दिन की उम्र में गम्बोरो नामक बीमारी, जिसको IBD भी कहते हैं, उसका टीकाकरण करना है, जो कि पानी में मुर्गियों को देना है। उसके बाद में 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। जो हमने 5 से 7 दिन में लगाया था वो बूस्टर डोज लासोटा नामक स्ट्रेन इसका बाजार में उपलब्ध है, वो पानी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जब 28 दिन की उम्र हो जाएगी चूजों की, तो फिर जो 14 दिन में हमने गम्बोरो का वैक्सीन दिया था उसका बूस्टर डोज 28 दिन में लगेगा, वो भी पानी के द्वारा ही आपको देना होगा। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो 49 दिन की उम्र में अगर आपके क्षेत्र में
फाउल पॉक्स नामक बीमारी रहती है, जिसमें कि चेहरे पे, चोंच पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाते हैं और वो फिर बाद में झड़ जाते हैं। तो फाउल पॉक्स अगर बीमारी आती है तो आपको 49 दिन की उम्र में पंख में थोड़ा सा, पंख के अंदर जहाँ नसें रहती हैं खून की, वहाँ पर थोड़ा सा बिना धार के चाकू से रगड़ के, ताकि खून ना निकले, बस केवल छिलसा जाए, वहाँ पर उसकी 2 बूंद डालनी होती हैं। उसके बाद में फिर आप 56 दिन की उम्र में इसी रानीखेत का R2B नामक वैक्सीन आता है। इसमें थोड़ी तकनीकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना होता है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है, क्योंकि ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में फिर आपको हर 2 महीने में रानीखेत का लासोटा वैक्सीन ही रिपीट करते रहना पानी में, क्योंकि जो रानीखेत बीमारी है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यही आपके मुर्गियों को प्रभावित करेगी। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें, जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाज़ार में जो डिवर्मर, एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डलेगी, केवल वैक्सीन ही पानी में डलेगा। और वैक्सीन डाल के आप जितना पानी आप दिन भर में देते हैं अपनी मुर्गियों को रोज़, उसका केवल 25% पानी आप लें, अच्छा साफ पानी, और उसमें वो वैक्सीन को डाल दें और मुर्गियों के सामने रखेंगे। चूँकि उन्होंने दाना खाया हुआ है, उनको प्यास लगी हुई है, वो पूरे पानी को तुरंत पी जाएंगी। पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, ये लिवर टॉनिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर लिवर पे बहुत मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको खाने को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए बड़ा दबाव आता है। तो इसमें लिवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम हर्बल लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं और साथ साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी आप मुर्गियों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो बाइमिनरल, ऑस्ट्रोबैट करके लिक्विड आते हैं, और भी कई सारे कंपनियों के लिक्विड उपलब्ध हैं, वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, जिससे कि इनकी वृद्धि भी अच्छी होगी, लिवर अच्छा काम करेगा, अच्छे से पाचन होगा, तो जो आप दाना दे रहे हैं वो अच्छे से पचेगा और उसका भरपूर लाभ मुर्गियों को प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों को ठीक करने में किया जाता है। अश्वगंधा के कुछ खास औषधीय गुणों के कारण ये बेहद तेजी से प्रचलित हुआ है, जिसके कारण इसका बाजार में अधिक मूल्य मिलता है और इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो जो किसान भाई अश्वगंधा की खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, वे किस तरीके से इसका फायदा लें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। औषधीय पौधे अश्वगंधा की, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसको आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है।
जब कभी भी हम कोई भी दवा लेने जाते हैं तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो हमेशा आपको इसका अश्वगंधा का चूर्ण ज़रूर देता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मेनली जो आपका उपयोग है और इसका इम्पोर्टेंस है वो आपके त्वचा के घाव भरने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। और इसका मुख्य रूप से जो है आपका जड़ है वो इसका कॉमर्शियल पार्ट है जिसको हम काम में लेते हैं। जड़ का पाउडर ही इसके मुख्यतः काम में लिया जाता है। वैसे तो इसके पत्ते और बीज भी काम में लेते हैं, परंतु मुख्यतः इसका उपयोग जो है जड़ उपयोगी पार्ट है जिसको काम में लेते हैं। इसकी जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छी होती है, बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमको खेत की जुताई कर लेनी चाहिए, जैसे नॉर्मल खेती की जुताई करते हैं 2 से 3 जुताई करने के बाद, क्योंकि इसकी टिल्थिंग अच्छा मतलब पोलराइज करना ज़रूरी है। सोयल जितना हल्का होगा उसमें उसकी जड़ें ज़्यादा चलेंगी और जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतना आपका मुनाफा और उसका वज़न ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखें कि जैविक खेती, यानी कि हम डायरेक्ट इसको जड़ को काम में लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम इसका ऑर्गेनिक खेती ही करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या FIM का ही उपयोग करें खेत में देने के लिए। बीज के द्वारा इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। तो पौधे लगाने की इसमें 2 विधि हैं। एक तो आप बीज के द्वारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव करके खेती कर सकते हैं। दूसरा आप इसका पौध तैयार करके, नर्सरी में पौध तैयार करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जब हम पौध तैयार करते हैं तो आप इसको पौध जब खेत में लगाने से 20 से 30 दिन पहले हम इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम इसको रेज बेड बना लेते हैं, ऊंची बेड बना लेते हैं और उस पर बीज जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तैयार कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वहीं बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बीज डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 kg की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो 3 से 4 kg से हम इसमें पौध तैयार करके 1 हेक्टर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर लेंगे और उसको खेत में शिफ्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो है आप वेराइटी जो हैं प्रभेद लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जवाहर 20, एक आपका चेतक और प्रताप वेराइटी है जो उदयपुर से निकली हुई वेराइटी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई वेराइटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रभेद इसमें काम में ले सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट खेत करते हैं तो खेत की जुताई तैयार करने के बाद आप इसको बारिश जब ख़त्म होती है, लास्ट बारिश शावर होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद आप इसको अगस्त सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो खेत तैयार करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी छिड़काव करके आप 10 से 12 kg सीड को 1 हेक्टर में करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पौध तैयार करते हैं जो सीडलिंग आपकी नर्सरी में पहले से तैयार की हुई है उसको आप लाइन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। और पानी इसमें 1 से 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अब ध्यान रखना है जब भी पानी दें, जब इसका अप्रैल, जैसे आपने अगस्त सितंबर में लगाया तो इसकी खुदाई जो है आपका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में खुदाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले 1 महीने पहले इसमें पानी देना कम कर दें, पानी देना बंद कर दें, पानी नहीं दें। क्योंकि पानी देंगे, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स जो होते हैं तो वो आपको कंसनट्रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलाइड्स मिलेंगे। इस वजह से उसमें 1 महीने पहले उसमें पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद इसकी खुदाई करते हैं, जड़ों को निकालते हैं। जड़ों को निकालने के बाद उसको कट करके जो मिट्टी वगैरह उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं, पीसेज में कर लेते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेते हैं और फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। जो साइज में और मोटाई में जो जड़ है उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे करके ABCD ग्रेड करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लुनिया, जिला श्री गंगानगर के कृषक विमलेश कुमार ने। आप कपास की फसल में बाल वर्म कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विमलेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए कपास की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। कीट अक्सर देखा जाता है कि इस समय कपास में गुलाबी सुंडी वाले कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े कपास की फसल में फूल निकलते समय अटैक करते हैं और फसल को खराब कर देते हैं। हालांकि कपास की फसल में फूलों की उपज नहीं होती, लेकिन इन फूलों पर बैठकर ही गुलाबी सुंडी वाली मादा तितली अंडे देती है। 60 दिनों के अंदर धीरे धीरे इन अंडों से कीड़े निकलते हैं और पूरी फसल को घेर कर कपास की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसके समाधान के लिए समय पर कीट नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, जिससे फसल को हानि न पहुंचे और कीड़ों को समय पर नष्ट किया जा सके। ऐसे करें कीट का नियंत्रण। इसकी रोकथाम के लिए सुबह और शाम को कपास की फसल में निगरानी करते रहें। खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे काफी हद तक इन कीड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। कपास में लगी गुलाबी सुंडी कीड़े की रोकथाम के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नीम से बने जैविक कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस फूल और कली में कीट दिखाई दे उसे तोड़कर नष्ट कर दे। यदि फसल में अधिक कीटों का प्रकोप हो जाए तो ऐसी दशा में कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कीटनाशक दवा साइप्रोमेथ्रिन 10 EC 10 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रिन 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।